नमस्कार दोस्तों, हिंदी शिक्षण मंच के द्वारा आयोजित आज की कथा गोष्ठी में मैं शालिनी वर्मा दोहा से आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, सभी आयोजक, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी देखने वालों से आग्रह करती हूँ कि आप अपनी टिप्पणियों के द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करें। तो आप सभी को मेरी ओर से शुभ संध्या। हमारे इस मंच का उद्देश्य हिंदी भाषा की सभी विधाओं में लिखने वालों को सामने लाना है, फिर वे चाहे प्रवासी भारतीय हो या भारतीय। तो आज की कथा गोष्ठी के विषय में यही कहूंगी कि कहानी का संसार तो अलग ही होता है। कहानियां सभी को अच्छी लगती हैं और जीवन भी तो स्वयं एक कहानी है। तो उसी कहानी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर हर किसी की समझ में कहाँ आती हैं। पर आज हमारे मंच पर आपको ऐसी सरल और सच्ची कहानियां मिलेंगी जो कि आप सुनते रह जाएंगे और सभी को समझ में भी आएंगी। लेकिन आज की गोष्ठी को आरंभ करने से पहले सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मंच के संस्थापक और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय त्रिलोकनाथ पांडे सर को, जो कि निरंतर साई सेवा में लगे हुए हैं। सर के परिचय के बारे में इतना ही कहूंगी। सर, आपका आपके मंच पर स्वागत है और सर का एक छोटा सा औपचारिक परिचय मैं देती हूँ कि सर कलकत्ता बॉयज स्कूल में हिंदी विभागाध्यक्ष है, हिंदी समाज्ञा दैनिक में वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर एक उच्च कोटि के शिक्षक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, प्रेरक एवं सार्वजनिक वक्ता हैं। इसके साथ कार्यशाला विशेषज्ञ भी हैं। सर को अनेक सम्मान भी मिले हैं और सर को उन्हीं के मंच पर हिंदी है जिंदगी के मंच पर, हिंदी शिक्षण मंच पर और सभी मंचों पर सर रहते हैं हमेशा। और उनके मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ उनको दो पंक्तियों से कि कर सकते हैं कुछ भी, कर सकते हैं कुछ भी, बस जुनून होना चाहिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं, बस जोश होना चाहिए। टोकने वालों का क्या है, टोकने वालों का क्या है, वो तो टोकेंगे कल भी, पर जो काम हाथ में लें वो पूरा होना चाहिए। तो ऐसी शख्सियत सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। सर, आप हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। आप आइए और इस गोष्ठी का औपचारिक शुभारंभ कीजिए। सर, स्वागत है आपका। नमन नमन, आप सभी को नमन। यहाँ उपस्थित जितने भी साथी जुड़े हैं आज के इस कार्यक्रम में, कथा गोष्ठी है तो निश्चित तौर पे मुलाकात होगी, बातों की झड़ियां होंगी और कहीं ना कहीं कुछ कड़ियां भी होंगी जो जोड़ती चलेंगी। और निश्चित तौर पे कथा गोष्ठी है तो जोड़ने का काम है। अपना मंच जो है हिंदी है जिंदगी, हिंदी शिक्षण मंच एवं समाज्ञा, ये जोड़ने का काम करता है। हमारा उद्देश्य बस यही रहा है कि सभी मिलकर चलें, सबका साथ सबका विकास सही मायने में करते चलें, क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व तो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि समाज को नई दिशा एवं दशा बदलने का जो कार्य है, कार्यभार है, वो हम शिक्षकों पर ही होता है। और ये सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनसे हम अनुप्राणित होते हैं, हमारा हृदय तरंगित होता है, झंकृत होता है और शब्द जो हैं फूट पड़ते हैं, भावनाओं की जो है सरिता बह निकलती है और कहानी जी हाँ बन जाती है। आज हम लेकर आए हैं कहानियों का पिटारा। जी हाँ, एक एक करके खुलेंगे, जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया में डुबो कर ले आएंगी। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आज जो नगीने हमारे साथ जुड़े हैं वो अद्भुत हैं, अपने क्षेत्र में जो है माहिर हैं, जिनकी कलम जो है वो अद्भुत है और वहां से जो चिंगारियां निकलती हैं
वो हृदय में जाकर गुदगुदा देती हैं। और साहित्य का जो मूल उद्देश्य है, साहित्य अर्थात सबका हित हो, वो समाहित है। अर्थात आज का जो अंतर्राष्ट्रीय कथा गोष्ठी, जी हाँ, जो आपके लिए है, जी हाँ, ये शिक्षकों के लिए या शिक्षकों के मार्फत से है। और हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पे, मुख्य अतिथि के तौर पे अलका जी जुड़ी हैं, भाग्यम शर्मा जी हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। और सुषमा रजनीश जी हैं, हेमा कृपलानी जी हैं, योगिता गुप्ता जी हैं, डॉक्टर राखी सिंह कटियार जी हैं, अलका अग्रवाल जी, ये सभी जो हैं अद्भुत हैं, इनकी रचनाएं अद्भुत हैं। मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि आप एक बार सुनना शुरू करेंगे तो इस मंच को छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जुड़िए और जोड़िए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है जुड़ना। कथा गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो संचालन का कार्यभार है, पुनः जो बेहतरीन तरीके से करती हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, जी हाँ, शालिनी वर्मा जी। आदरणीय, अब ये मंच आपका है, ले चलिए हमें। बहुत आभार सर, और हमेशा आपके शब्द हमें प्रेरणा देते हैं, और मैं यही आशा करती हूँ जिस उद्देश्य को लेके आप चले हैं वो इसी तरह प्रवाह बहता रहे और कारवां बनता रहे। बहुत आभार सर आपका ऐसे कार्यक्रमों के लिए। सबकी ओर से मैं ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आज की गोष्ठी का आरंभ करती हूँ। बहुत धन्यवाद सर। स्वागत। तो मित्रों, आप जानते हैं कि कहानियों का संसार अलग होता है, लेकिन जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जब हम कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले हम माँ शारदा का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो उसके लिए मैं आदरणीय सुषमा रजनीश जी को आवाज देती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएं और माँ शारदा को अपने शब्दों में नमन करें। तो सुषमा जी, आपका मंच पर स्वागत है। अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए। शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर ये माँ सरस्वती का वंदन करने का आमंत्रण देने के लिए। मैं त्रिलोकनाथ पांडे जी और इस मंच की आभारी हूँ कि मैं यहाँ इस मंच से जुड़ी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी करूँ वो अच्छा करूँ, और इस मंच के लिए तो बहुत ही अच्छा करूँ। तो मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए एक छोटी सी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, करबद्ध प्रार्थना करें, करबद्ध प्रार्थना करें, ज्ञान दो बुद्धि दो वाणी में स्वर भरो, ज्ञान दो बुद्धि दो वाणी में स्वर भरो, कल्याण की भावना से मम हृदय भरो, कल्याण की भावना से मम हृदय भरो, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, लेखनी को बल मिले विचार शुद्ध हो, लेखनी को बल मिले विचार शुद्ध हो, प्रकाश ज्ञान को भरे हम प्रबुद्ध हो, प्रकाश ज्ञान का भरे हम प्रबुद्ध हो, नवकोपलों को उच्च संस्कार दे सके, नवकोपलों को उच्च संस्कार दे सके, हे माँ शारदे इतनी शक्ति दे, हे माँ शारदे इतनी बुद्धि दे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, सर्वत्र ज्ञान व्याप्त है भारत की भूमि में, सर्वत्र ज्ञान व्याप्त है भारत की भूमि में, वीणा तार बज उठे ज्ञान गंग बहे, वीणा तार बज उठे ज्ञान गंग बहे,
विश्व में माँ भारती, विश्व में माँ भारती, भारत का नाम हो, विश्व में माँ भारती, भारत का नाम हो वीणा वादिनी, हे वीणा वादिनी, आज जागृत हो, आज जागृत हो, हृदय विभल है हो रहा, वाणी में रस भरो, हृदय विभल है हो रहा, वाणी में रस भरो, वाणी मुखर करो, अब कृपा करो, हे वीणा वादिनी, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी, हम नमन करें, हम नमन करें, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। बहुत बहुत आभार सुषमा जी। जब आप वंदना करती हैं तो लगता है मुझे कि माँ शारदा खुद आती हैं, प्रसन्न होती हैं हम पर और इस मंच पर और हम सभी साहित्यकारों पर। बहुत बहुत सुंदर वंदना आपकी। मैं किस मुंह से आपसे कहूँ, मैं हमेशा आपको सुनती हूँ, लेकिन जब आप वंदना करती हैं तो मन करता है सुनते ही जाऊं। धन्यवाद शालिनी, आप मुझे बहुत अधिक गर्वित कर देती हैं और मुझे कोई हर्ज भी नहीं लगता गर्वित होने में, क्योंकि माँ शारदे की उपासना के कारण शायद कुछ ऐसा व्याप्त होता है आसपास की लोगों को अच्छा लगता है, और माँ की वंदना या किसी भी पूजा का तो अपने आप में कोई जवाब ही नहीं है। जब हम पूजा करते हैं और मन से करते हैं, तो हम तो शिक्षक गण हैं, माँ सरस्वती को तो जब भी याद करेंगे बहुत मन से ही याद करेंगे। सच में, और प्रभाव हमें महसूस होने लगता है। बहुत धन्यवाद सुषमा जी। तो चलिए आज माँ की वंदना के साथ गोष्ठी को आगे मैं बढ़ाती हूँ। और हम सब जानते हैं कि कहानियों का संसार अलग होता है। तो आज की गोष्ठी में मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप मंत्रमुग्ध होकर स्वयं को थोड़ी देर के लिए भूलें, क्योंकि तनाव बहुत है हमारे आसपास, और इस आनंद यात्रा को आप भी महसूस करें। क्योंकि मित्रों, जब कोई कहानी लिखता है, जब लेखक कोई कहानी लिखता है तो कहानी को पूरी तरह जीता है। कहीं ना कहीं उस कहानी में हम खुद डूब जाते हैं, उसके पात्र बन जाते हैं। तो आज की गोष्ठी में जो हिंदी शिक्षण मंच पर जो गोष्ठी हो रही है, विश्व के कोने कोने से जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि सर ने बताया कि आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ और आदरणीय अलका अग्रवाल जी हैं, जो हमारी मुख्य अतिथि हैं। एस भाग्यम शर्मा जी हैं, राखी कटियार जी हैं, सुषमा रजनी जी को तो आपने अभी सुना, हेमा कृपलानी जी हैं, अर्चना खंडेलवाल जी हैं जो पीलीभीत से हैं, और योगिता गुप्ता जी हैं। तो ये सभी आज मंच पर उपस्थित हैं आपके समक्ष। तो अलका जी, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपने अपना अमूल्य समय निकाला है। भाग्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। राखी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिवादन करती हूँ मैं आपको। अर्चना जी, सुषमा जी को तो आपने अभी सुना, सुषमा जी मंच पर स्वागत है। योगिता जी और हेमा कृपलानी जी, तो सभी अपने क्षेत्रों में बहुत श्रेष्ठ हैं और अपनी अपनी कहानियां आज सुनाएंगे सबको। तो सबसे पहले गोष्ठी आरंभ करने से पहले जिनको मैं सबसे पहले मंच पर बुलाऊंगी, उनके लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि तमिल हो या हिंदी, तमिल हो या हिंदी, ये दोनों में बेमिसाल है। उम्र पर ना जाइए, अनुभवों की खान है। ऐसी अनोखी कहानियां ये लिख देती हैं, सब उन्हें जानते हैं। भाग्यम शर्मा इनका नाम है। तो भाग्यम जी के बारे में एक औपचारिक छोटा सा परिचय मैं देती हूँ और सबसे पहले संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। भाग्यम शर्मा जी कुछ समय पहले काफी कठिन समय से गुजरी हैं, लेकिन फिर भी उस समय से बाहर आना चाह रही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज की गोष्ठी में मैं कहानी पढ़ूंगी, और उनके मनोबल को मैं सच में प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि आपको साहस मिले और आपकी कहानियों से हम सीखें। तो भाग्यम जी के बारे में इतना बताऊंगी कि वरिष्ठ शिक्षिका हैं, उनके अनेक लेख कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। तमिल कहानियों का वो हिंदी में अनुवाद भी करती हैं, और 2017 में वुमेन ऑफ 2017 का उन्हें जोनल अवार्ड भी मिला है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से भी उन्हें सम्मान प्राप्त मिला है, ये सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ था। और आज वो छोटी छोटी 2 कहानियां पढ़ेंगी, उन कहानियों के विषय में वो स्वयं बताएंगी वो कहानियां कौन सी हैं। तो भाग्यम जी, आपका मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत आभार। अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए भाग्यम जी।
हुआ क्या? आवाज जी आ जी रही हो है? गया। जी जी जी। हो गया। हाँ। मैं आप लोगों की वो है बड़प्पन है जो मेरे जैसे बुजुर्गों को अपने साथ शामिल किया है। तो वरना तो लोग बुजुर्गों को अलग कर देते हैं, जबकि आप लोग शामिल करते हैं, तो मुझे बहुत ही गर्व होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग छोटे हैं, उनके साथ मिलके मुझे प्रेरणा भी मिलती है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आप लोग को मैं 2 छोटी कहानियाँ सुनाऊँगी। तो एक तो है विज्ञान। तो विज्ञान ने कहते हैं बड़ी तरक्की कर दी, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तक करना चाहिए वो नहीं किया है। तो इस पर एक छोटी सी कहानी है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बड़े अधिकारी गिरधारी अपने गाड़ी से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में भीड़ दिखाई दी। ड्राइवर को उन्होंने कहा, भाई कार रोक दो, और वे नीचे उतरे और वहां पर सड़क के किनारे 3 शव पड़े हुए थे। वे अच्छे मानवीय गुण वाले सज्जन थे, अतः उन्होंने कहा, भीड़ में से किसी एक को बुला के कहा, क्यों भाई, कोई एक्सीडेंट हो गया है क्या? यदि एक्सीडेंट हो गया है तो आप बताइएगा, जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में उनको ले जाता हूँ अस्पताल। तो दूसरा आदमी बोला, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है साहब, गटर साफ करने वाले हैं। और जब वे इसके अंदर उतरे उसे साफ करने के लिए, तो विषैली गैस से वे मर गए। कहकर वह आदमी गिरधारी लाल जी को ध्यान से देखने लगा और फिर पूछा, सर, आप अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के गिरधारी जी हैं ना? तो बोले, हाँ जी, मैं ही हूं, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? तो बोला कि सर, मैंने आपको टीवी में, पेपर में आपकी शक्ल कई बार देखा है, मैंने पढ़ा है। साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, पूछिए भाई, क्या बात है? साहब, अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजकर आप शोध करते हो, वहां लोगों को तैयार करते हो, वहां पर क्या हो रहा है मालूम करते हो, ये आपका विज्ञान है। परंतु अभी तक नाली और गटर को आदमी ही साफ करते हैं, उन्हीं को उतरना पड़ता है। और ऐसी अवस्था में हमारा ये विज्ञान क्या इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है साहब? एक साधारण से व्यक्ति का इस तरह का सवाल पूछने पर वह आदमी कुछ भी न जवाब दे सके और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो एक हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर एक छोटी सी बात तो हमारे से हो ही नहीं है जो करना चाहिए। और हम आए दिन सुनते हैं कि भाई ये ऐसे हो गया, गटर में उतरा और वो मर गया, आए दिन होता है। और दूसरी मेरी कहानी है मेरे जन्मदाता। एक गांव था, वहां पर एक होटल था। उस होटल को खोले हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम गुणराज था, वह खाना खाने के लिए जाके बैठे। सर्वर उनके पास आया, बोला, तो उन्होंने बोला कि कुछ मीठा लेके आओ। तो उसने बोला, कोई भी मीठी चीज नहीं है। तो सर्वर को उन्होंने घूर के देखा, तो वह आदमी खा रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है, वो खत्म हो गया। तो कहा, कोई बात नहीं, पूरी और आलू की सब्जी लेके आओ। तो उन्होंने कहा, आलू की सब्जी तो खत्म हो गई, पूरी और दाल है। तो उन्होंने कहा, पास वाला आदमी खा रहा है। अजी साहब, वह भी खत्म हो गया। तो बुजुर्ग आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कोई बात नहीं, पराठे और कूरमा ही लिया। तो उन्होंने कहा, पराठे तो है, कूरमा खत्म हो गया, सिर्फ पराठे को मैं कैसे खाऊंगा, उसके साथ मुझे कुछ चाहिए ना। तो उन्होंने कहा, चटनी है, दाल है, खा लो। तो बोला, अरे छी, कोई बात है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बढ़िया सी कॉफी लेके आओ। अब वो कॉफी पीने लगे, तो कॉफी में मीठा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा, ये तो एकदम कड़वी है, इसमें तो चीनी नहीं है। अरे मेरी पत्नी पियर चली गई
तो मैंने सोचा सिर्फ एक दिन तो अपनी मन की खा लूं, जो चाहिए अच्छी तरह अपने शौक को पूरा करूं। कूरमा नहीं है, आलू नहीं है, सब्जी नहीं है, ऐसा बोलता है। तुम्हारा मालिक कौन है, बुलाओ उसको। तो गल्ले पर जो आदमी बैठा था तो वो भाग के आया कि भाई क्या बात हो गई। तो उनने कहा कि ये सर्वर से मैंने जो कुछ मांगा, ये सब तो भैया इन्होंने मांगा, वो चीजें तो है, तुमने मना क्यों कर दिया। साहब, हलवे में तो देखो बहुत ज्यादा घी होता है और इससे चर्बी बढ़ेगी। आलू खाएंगे तो नुकसान करेगा, गैस बनेगा। इस उम्र में कोरमा खाना ठीक नहीं है। सर्वर जैसे ही बोला तो मालिक ने सर्वर को जला देने वाले निगाहों से गुस्से से देखकर बोले, दूसरे लोगों के बारे में तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है। तो बुजुर्ग आदमी को अपनत्व से देखता हुआ सर्वर बोला, ये दूसरे लोग नहीं हैं, ये मेरे जन्मदाता हैं। तो ये वो अपने पापा के लिए उसको वो हो रहा था। तो ये बात अरे थी। वाह, बहुत अच्छी भाग्यम जी, बहुत अच्छी दोनों कहानियां आपकी। और सच में जो आपने पहली कहानी में व्यंग दिया और दूसरी कहानी में कितने आसानी से आपने अंत में जो राज खोला, बहुत अच्छी दोनों कहानियां आपकी। बहुत बहुत जी, धन्यवाद भाग्यम जी बहुत ही आपका। सुंदर। बहुत भाग्यम जी सरल बहुत शब्दों में सुंदर, अपने आपने बहुत सुंदर। कहानी सुनाई, और बहुत और बहुत सच कुछ सोचने को विवश कर दिया आपकी विवश कहानियों कर ने। दिया। थैंक और यू। ये सामयिक वाकई है। बात है कि विज्ञान कहाँ पहुंच गया और क्या क्या नहीं है, और बुजुर्ग लोग किस प्रकार चीजों के लिए को खाना चाहते हैं, और बच्चे और पत्नी, उनकी पत्नी उस समय नहीं थी, कैसे उनको रोक कर रख रहे हैं, और वो भी उसको ये नहीं जता रहे हैं मालिक को कि ये मेरा बेटा ही है जो मुझ पे बंदिश लगा रहा है। दोनों कहानियां बहुत अच्छी, सामयिकता है। भाग्यम जी आपका बहुत अच्छी कहानियां दोनों। मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होंगी, जो सुन रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि आप टिप्पणियां करें और भाग्यम जी का उत्साह बढ़ाएं और बाकी लोगों का भी उत्साह बढ़ाएं, जो अभी आगे जो कहानियां आप लोग सुनेंगे। तो ठीक है, हम कथा गोष्ठी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। भाग्यम जी बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर बुलाऊंगी, उनके बारे में बताऊं कि वो बड़ौदा गुजरात से हैं और पिछले 25 वर्षों से हिंदी शिक्षण में हैं। इसके अलावा उनको नेशनल यूथ ब्यूरो थाईलैंड के द्वारा भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। टी सीरीज एंड त्रिमुटी कैसेट के द्वारा उनका कमर्शियल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है। आकाशवाणी में 10 वर्षों तक उद्घोषिका रही हैं वो। लोकगीत एवं नाटक की आकाशवाणी कलाकार हैं और कार्यशालाओं में मुख्य वक्ताओं के रूप में जाती रही हैं। तो मैं जिनको आवाज दे रही हूँ उनका नाम है राखी कटियार जी, और उनको इन 2 पंक्तियों से मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ, राखी जी आपको, कि शिक्षा है जिनका प्रथम काम, जिनको मिले हैं अनेक सम्मान, साहित्य सेवा में रहती हैं मगन, आकाशवाणी और ताज महोत्सव की हैं शान। तो राखी जी मंच पर आप आइए, आपकी कहानी सुनने का हम सभी को इंतजार है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। आपके संचालन में जो शालीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, हम सब उसके कायल हैं। भाग्यम जी ने बड़ी शानदार सी शुरुआत की है। माँ सरस्वती से ये आशीष चाहूंगी कि मैं भी कुछ अच्छा आप लोग को सुना पाऊं, दे पाऊं। कहानी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है टोटका। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं कॉलेज से आकर सो गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि बाहर होने वाले शोर से मेरी आंख अचानक खुल गई। आवाजें धीरे धीरे बहुत तेज होती जा रही थी, अतः मजबूर होकर मुझे उठना ही पड़ा। उत्सुकतावश खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो तमाम लोगों की भीड़ नजर आई, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपने आसपास घटित होने वाले घटनाक्रम के प्रति जागरूक होना मेरा शुरू से स्वभाव रहा है, इसलिए निद्रा के आलस्य को त्यागा और तेजी से बाहर भीड़ का हिस्सा बनने पहुंच गई। भीड़ के बड़े से घेरे में कुछ जद्दोजहद के बाद अपनी जगह बना पाई तो मेरी नजर घेरे के बीचों बीच पड़ी एक रोटी पर पड़ी। थोड़ा सा पास जाकर देखा तो उस रोटी पर लाल और काले रंग से कुछ प्रतीक बने थे, जिन्होंने मुझे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्रतीकों की बरबस ही याद दिला दी। मेरे लिए जीवन का ये पहला अनुभव नहीं था इन सब प्रतीकों को देखना।
क्योंकि दूसरों को दुखी करने का प्रयास करने वाले लोग भी लगभग हर जगह मिल जाते हैं। उनका इस तरह के कार्य करना या कराना कहाँ तक फलीभूत होता है, ये तो मैं नहीं कह सकती, किंतु इतना तो निश्चित है कि ये सब प्रदूषित मस्तिष्क की विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं। यही सब सोच रही थी कि एक बुजुर्ग महिला आई और जोर से बोली, लाली, इनके पास ना जाना, इनके पास गई तो नाश हो जाएगा तुम्हारो। यद्यपि मैं इन सब बातों में भरोसा नहीं करती, फिर भी मेरे पांव उन बुजुर्ग की बात सुनकर ठिठक गए। कुछ प्रगतिवादी आधुनिक युवक आगे आए और कहने लगे, ये सब बेकार की बातें, कुछ नहीं होता इससे, लाओ हम इसे फेंक देते हैं। एक वृद्ध खांसते हुए आगे आए, कहने लगे, चोबे चोबे छोरा, छोरा सुन ले, जे बेकार की बातन ने मत कर, सिर्री पने की बातन ने कर रहा हुआ है। अब तो युवा लोगों को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आप लोग की इस मानसिकता की वजह से ही हमारा देश पीछे जा रहा है। अब जो युवा पीढ़ी और बुजुर्गों की बहस छिड़ी, तो लग रहा था इसका अंत कभी नहीं होने वाला है। तभी एक तीसरा गुट मुखरित हुआ। इस गुट की कुछ महिलाएं तो ऐसा लग रहा था जैसे अंतरराष्ट्रीय जासूस की भूमिका निभा रही थी और ये छानबीन करने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कौन कर सकता है, मोहल्ले में आखिर ये किसने किया है। एक महिला ने अपने विचारों की कुंडी खोली और वो बोली, अरे ये तो मालती का काम है, बांझ है ना, खुद की कोख से तो चूहा भी ना जना, दूसरे की कोख उजाड़ने चली है। एक और निर्णयात्मक स्वर उभरा, मैं कहती हूँ ना, ये सरोजा ने ये सब करा है, उसी का करा धरा है, उसके घर पे अनिष्ट हुआ ना, चाहती सबका अनिष्ट हो जाए। एक के बाद एक बहस मुबाहिसों का सिलसिला चल रहा था और मैं ये सब सुनती जा रही थी। अचानक एक चिड़िया वहां पर आई और तेजी के साथ उसने वो पड़ी हुई रोटी को अपनी चोंच में दबाया और फुर्र से उड़ गई। सब चर्चाएं धीरे धीरे शांत हो गई। सभी अपने घरों को लौटने लगे और चर्चा के विषय को दूसरा मोड़ देने लगे। मैं भी अपने घर की ओर मुड़ी और सोचने लगी कि खाली पेट से उपजी समस्या का हल आसान है, लेकिन भरे पेट से उपजी समस्याएं कितनी विकराल हो सकती हैं और किसी का टोटका भी बन सकता है समाधान किसी के पेट का। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी राखी जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और जो राखी जी आपने क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रयोग किया, सच में वो अद्भुत थे और मुझे लगा मैं अपने क्षेत्र में पहुंच गई हूँ कि अरे क्या कर रही है। बहुत ही अच्छी कहानी और सच में बहुत सारे विषय आपने उसमें उठा दिए, सच में। तो बहुत धन्यवाद राखी जी आपका इतनी सुंदर कहानी के लिए। और मुझे लगता है कि ये कहानी सबको पसंद आई, क्योंकि इतने सारे कमेंट में देख पा रही हूँ जो सब लोग लिख रहे हैं। तो अब हम गोष्ठी में जो हमारे तृतीय स्थान पे जो आ रही हैं अपनी कहानी लेकर, वो मेरी बहुत फेवरेट है। तो उनको मैं बात कर रही हूँ, जिनको आपने सरस्वती वंदना करते हुए सुना, तो वरिष्ठ हिंदी शिक्षिका सुषमा रजनीश जी की। और उनको मैं उनके लिए ये 2 पंक्तियां लिख लेती हूँ और हमेशा उनको पढ़ देती हूँ कि अपने नाम की तरह ये सौम्य बातें करती हैं, अपने नाम की तरह ये सौम्य बातें करती हैं, जियो वालों के स्कूल में ये काम भी करती हैं, बच्चों को मिनटों में हिंदी सिखा देती हैं और नई नई कहानियों से उनको अपना बना लेती हैं। जब भी मैं सुषमा जी से बात करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनकी कहानियां बच्चों को कितनी अच्छी लगती हैं, कि बच्चे नहीं, उनके दादा दादी, उनके माता पिता भी इनकी कहानियों को ऑनलाइन सुनते हैं। तो सुषमा जी के बारे में एक औपचारिक परिचय, कि वो धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में मुंबई में है, वहाँ पढ़ाती हैं। सार्थक हिंदी व्याकरण श्रृंखला वो उनकी पुस्तक है। और जितनी मीठी इनकी आवाज है, उतनी ही सौम्य और शालीन इनका व्यक्तित्व है और हम सभी पर ये माँ की तरह स्नेह की वर्षा करती रहती हैं। तो पूरे सम्मान के साथ सुषमा जी, मैं आपको मंच पे बुलाती हूँ और चाहती हूँ आपकी कहानी हम सभी सुने और उसका आनंद लें। स्वागत है आपका। शालिनी, आप हमेशा ही मुझे मेरे बारे में जो कुछ कहती हैं वो मुझ में धीरे धीरे जो है लगता है कुछ ऐसा भर रहा है कि मुझे लगता है मैं कुछ तो हूँ। मैं दिल से कहती हूँ हमेशा। पर शालिनी, आप भी मेरे को जितनी प्रिय हैं और ये मंच मुझे जितना प्रिय है,
कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ समय के लिए मैं नहीं कुछ कर पाई मंच के लिए, तो मुझे अंदर से थोड़ा गिल्टी फील होता था कि मैं कैसे करूं, समय का कुछ थोड़ा अभाव हो गया था। पर जैसे ही मैं वापस लौटी भारत, मैंने कहा पहला काम यह है कि मुझे फिर से क्रियाशील हो जाना है। तो शालिनी शायद इस क्रियाशील होने के कारण या इससे सक्रिय होने का एक कारण ये भी है कि मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिलता है। और मैं हेमा जी को, आपको, भाग्यम जी को, अलका जी को, राखी जी को और अर्चना जी हमसे जुड़ी हैं काफी समय से, और अब हमारे साथ योगिता जी भी जुड़ी हुई हैं। तो धीरे धीरे जो ये हमारा एक वो बनता जा रहा है, परिवार जो बढ़ता जा रहा है, इससे मिलने के लिए ही शायद मैं चाहती हूँ कि मैं सक्रिय रहूं। तो मैं आज कहानी सुना रही हूँ मालिनी। मालिनी के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन था। माँ बाबा दोनों सहेज सहेज कर उसके नए कपड़े पेटी में रख रहे थे। माँ ने मास्टरनी जी द्वारा दी साड़ी तह लगाकर, कागज लगाकर पेटी में रख दी। माँ तो हमेशा से इधर उधर से मिलाई उतरन की साड़ियों से काम चलाती आई थी। इस साड़ी को वे न जाने क्यों सहेज कर रखी थी। अब इसे भी मेरी पेटी में रख दिया। बोली, माँ इसे क्यों मेरी पेटी में रख दिया? बिटिया क्या पता तुझे बड़ा इनाम मिले तो साड़ी पहनकर मंच पर जाना इनाम वाले दिन। माँ हमें हर दिन के लिए कपड़े दिए हैं, वही पहनने होंगे। और माँ मैं 16 से कम उम्र वाली प्रतियोगी हूँ, हम साड़ी नहीं पहनेंगे, मालिनी समझाते हुए बोली। मानो दिल्ली जाने की कल्पना ने उसे एकाएक बड़ा कर दिया हो। मालिनी का चयन प्रांत से गायन प्रतियोगिता के लिए हुआ था। अब दिल्ली में अंतिम चरण था प्रतियोगिता का। बाबा जो उसके संगीत को पढ़ाई लिखाई में बाधा मानते थे, गर्व से भरे उसके साथ जा रहे थे। मालिनी के कंठ में मानो सरस्वती विराजती थी। वह गाती तो सारा वातावरण मानो गा उठता। इस छोटे से शहर से कोई इतना आगे बढ़ा हो नहीं सुना था। प्रिंसिपल साहब के बहुत कहने पर बाबा पहले लखनऊ भेजने को राजी हुए, और अब जब वो प्रांत में सबसे आगे आई तो अब वो दिल्ली जा रही थी। गुरुजी और एक अन्य अध्यापिका भी थी, पर बाबा कहाँ मानने वाले थे, साथ जा रहे थे। सबको एक हॉस्टल में ठहराया गया था। उसके साथ वाले कमरे की लड़की जब गाती, मालिनी मुग्ध होकर सुनती रह जाती। गुरुजी बोले, उसका सुनना बंद करो, अपना अभ्यास करो। पर अब मालिनी को लग रहा था वह जीत न सकेगी। ऊपर से गुरुजी ने उसे खमाज गाने को कहा था, राग खमाज गाने को कहा था। बोले, मालकंस और भैरवी तो सब गाते हैं, तो तुम खमाज गाओगी, बस अपने धैवट को संभाले रखना। मालिनी सोच रही थी कि गुरुजी मुझे हमेशा टोकते हैं कि स्वर संभाल के रखना, पर मैं तो अच्छा गाती हूँ। अचानक मन में आया कि दिल्ली आने से ही क्या मुझ में गर्व बढ़ गया? नहीं, मुझे गुरुजी के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सब उसका हौसला बढ़ा रहे थे, कभी कोई डांटता था तो कभी कोई प्यार से, पर सब उसका हौसला बढ़ा रहे थे, तुम गाओगी और तुम अच्छा गाओगी। पर अब वह समझ गई थी कि इतना अच्छा गाने वाली शोभा के आगे उसका गायन कुछ नहीं है। उधर बड़े शहरों से आए कुछ छात्र, कुछ गायक, कुछ गायिकाएं उसका मजाक भी उड़ाते थे। उसके कपड़ों का मजाक, फिर उसके तौर तरीके भी शायद उन्हें गंवारू लगते थे। वह आई भी तो एक छोटे से शहर से थी। मन में पहली बार एक अजीब सा ख्याल आया, भगवान करे प्रतियोगिता के दिन शोभा ना गा सके। माँ घर पर मेरी जीत का इंतजार कर रही है, मुझे भी तो पूरे शहर को दिखाना है कि मैं पीछे नहीं हूं। पता नहीं मालिनी के इस सोच का परिणाम था या क्या था। रात में मालिनी की आंख खुली तो उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह मन नहीं माना तो बगल में के कमरे तक पहुंच गई। यह शोभा के कमरे से ही कराहने की आवाज आ रही थी। उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। धीरे से दरवाजा खटखटाने को हुई तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गई तो देखा शोभा ज्वर से तप रही थी और वही उसी के मुंह से कराहने की आवाज निकल रही थी। दौड़कर अध्यापिका जी को बुला रही। अध्यापिका जी ने प्रबंधक से कहकर शोभा को दवाई दिलवाई। मालिनी सोच रही थी कि मैं ही चाह रही थी कि ये ना गाए, और ये क्या हो गया? भगवान इसे अच्छा कर दो, मेरे से पाप हो गया। 2 दिन में प्रतियोगिता है, शोभा ना गाएगी तो मुझे बहुत मन में दुख होगा। अध्यापिका जी बोली, दवाई दे दी है, सुबह तक ठीक हो जाएगी, तुम जाओ सो, प्रतियोगिता पास है, जाओ।
पर मालिनी अध्यापिका जी की नजर छुपाकर शोभा के पास ही बैठी रही। रात भर गीली पट्टियां रखती रही और सुबह तक शोभा की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। शोभा बोली, मालिनी जाओ, सो जाओ, सुबह अभ्यास का टाइम होगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मालिनी चली आई, पर दिन भर उसने शोभा का ध्यान रखा। कमरे में चाय पहुंचाना, कमरे में खाना पहुंचाना, दवाई देना, बार बार उसके ज्वर के बारे में पूछना। सारे हॉस्टल में लोग मालिनी के बारे में बात कर रहे थे कि ये अपनी प्रतियोगिता के बारे में नहीं सोच रही और शोभा के लिए लगी हुई है। धीरे धीरे मालिनी शोभा ठीक हो गई। प्रतियोगिता का दिन तो था ही 2 दिन आगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक के बाद एक अच्छे से अच्छे गायक बच्चे मंच पर आने लगे। मालिनी का मन हुआ कि माँ की साड़ी को अपने पास रखे, शायद उनके आशीर्वाद से वह जीत जाए। पर अब उसे परेशानी नहीं थी, मैं जीतूं या हारूं, मैंने कोई गलत नहीं किया। मैंने शोभा की तबीयत को अच्छा करने में मदद की। कोई बात नहीं, मैं जीतूं या हारूं, बस माँ का आशीर्वाद मेरे साथ रहे। साड़ी को चुपके से एक झोले में डालकर वह मंच पर चढ़ी। गुरुजी बोले, ये क्या है? माँ का आशीष। गुरुजी कुछ ना कह पाए और मालिनी स्टेज पर जाकर गा रही थी। अब उसे अपने हारने की चिंता नहीं थी। अब उसके मन में था एक विश्वास कि उसने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत किया था, एक सोच जो उसके मन में गलत आई थी, उसको समस्या को सुलझाने का प्रयत्न भी किया। मालिनी का स्वर पूरे हॉल में गूंज रहा था। लोग मंत्र मुग्ध बैठे हुए थे। उसके मन के संतोष ने उसके मुख पर मानो साक्षात सरस्वती की छवि ला दी थी। लोग उसके राग, उसके खम्माज राग को सुनकर विभोर हुए जा रहे थे। वह उसका गायन समाप्त हुआ। 1 मिनट को हॉल में स्तब्धता ही रही और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। शोभा ने भी गाया, अन्य लोगों ने भी गाया। अब परिणाम का समय दूर नहीं था। वह गुरुजी से बोली, गुरुजी मैं जीतूंगी नहीं, और जो जीतने वाले को आगे और राष्ट्रपति भवन में जाकर गाना था। तो गुरुजी बोले, तुम पहले ही जीत चुकी हो बिटिया, तुमने इंसानियत जीत ली। राग गाया ना गाया, अच्छा गाया या बुरा गाया, कर्म तुमने बहुत अच्छे किए। मालिनी के मुख का संतोष और आज उसे चिढ़ाने वाले छात्रों की नजरों में भी उसके प्रति आदर था। मालिनी ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और उसके मन के विश्वास ने उसमें वह हिम्मत भर दी कि उसे नहीं लगा कि वो एक छोटे से शहर से आई है और वह लोगों की नजरों में शायद गंवार दिखाई देती है। पुरस्कार की घोषणा हुई और मालिनी और शोभा दोनों ही जीते। ऐसा मेरे मन में इस कहानी को खत्म करते समय आ रहा था, पर मेरी कहानी यहीं तक है। धन्यवाद। बहुत अच्छी सुषमा जी, सच में बहुत बहुत सुंदर कहानी। और सुषमा जी, इस कहानी से ये भी दिख ही रहा है कि आपको संगीत की भी जानकारी है। धैवत और गंधार की बात वही कर सकता है जिसने स्वयं संगीत सीखा हो। बहुत सुंदर। थोड़ा सा है पर इतनी अधिक नहीं है, बस थोड़ा बहुत तो है। नहीं, सच में राखी जी, जैसे मैंने कहा कि लेखक कहानी लिखता है तो कहीं ना कहीं उस कहानी को जीता जाता है अपने साथ साथ, और ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल। तो सुषमा जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कहानी आपकी। जैसे कि हमारे यहाँ आप सब विविध क्षेत्रों से हैं, विविध पदों पे कार्यरत हैं, लेकिन सबकी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग और अलग ही विषयों को आपने चुना है। तो बहुत धन्यवाद सुषमा जी इतनी अच्छी कहानी के लिए। अब हम आगे चलते हैं, देश से थोड़ा विदेश में चलते हैं। तो जिनको मैं मंच पर अभी बुलाऊंगी, वो उनको 2 दशक से ज्यादा हो गए अपने वतन से दूर रहते हुए, फिर भी इसकी मिट्टी से हमेशा खुद को जुड़ा पाती हैं। वो है दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है, और वो अपने बारे में ये कहती हैं, उन्हीं के शब्दों को मैं पढ़ रही हूँ अपने शब्दों में, कि उनके भीतर की लेखिका यदा कदा जागती है और जो खामोशियां हैं कुछ कहने का अवसर तलाशती हैं। और पिछले कुछ वर्षों से सिंगापुर की हिंदी बिरादरी में अपनी कुछ हलचलों में कहानी लेखों के जरिए कोशिश करती रहती हैं, और कहते हैं कि वो, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, मेरी अच्छी मित्र हैं, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप हवाई यात्रा कर रही हैं। उनके लिए मैं कहूँगी, वो रेडियो पे भी काम कर चुकी हैं और कई सम्मान उन्हें प्राप्त हैं।
कि सिंगापुर में रहकर भी अपने दिल में हिंदुस्तान को रखती हैं। सिंगापुर में रहकर भी अपने दिल में हिंदुस्तान को रखती हैं। शेरो शायरी हो, कहानी हो या कविता हो, इनकी लेखनी खूब चलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेमा कृपलानी जी की, जो कि बहुत अच्छी टोस्ट मास्टर वक्ता है। उनके साथ मैंने कई बार मुकाबले में भी गई हूँ और उनको देखी हूँ, और उनका परिचय मैं बस इतना ही कहूंगी, आप उन्हें सुनिए, आप खुद जान जाएंगे कि वो क्या है। हेमा जी, मंच पर आपको आमंत्रित करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। ये एक बहुत अच्छी सखी ही कर सकती है। आपने इतनी तारीफ कर दी, मुझे लगता नहीं कि मैं इस लायक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः नमस्कार भाग्यम जी, अलका जी, रेखा जी, सुषमा जी, योगिता जी, अर्चना जी को। आप सभी इतनी वरिष्ठ शिक्षिकाएं रही हैं और लेखिकाएं हैं, और आप सबके सामने आज मुझे अपनी कहानी प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। और मेरी कहानी है आज की, कहाँ तुम चले गए। माँ, रात को 11:30 बजे फ्लाइट पहुंचेगी। आप और पापा खाना खा लेना। दाल चावल बनाऊंगी, खाएगी? हाँ हाँ। अच्छा सुनो माँ, गाजर का हलवा भी बना लेना। बच्चे और रमेश भी ना दिल से खाते हैं। तुम्हारे हाथ के बने गाजर के हलवे की तो बात ही निराली है। हाँ हाँ, तैयारी कर ली है। तेरे पहुंचने से पहले गाजर का हलवा भी तैयार होगा, और तेरी मनपसंद मठियाँ, और उनके साथ घर का बना अचार भी। अच्छा सुन सुन, तेरे पापा क्या कह रहे हैं तुझे? हाँ पापा, आप मुझे कैमरे में दिख नहीं रहे, सामने तो आइए। हाँ, अब ठीक है? दिख रहा हूं मैं तुझे? हाँ पापा, अब दिख रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अपने लिए कोट, शॉल और बच्चों के लिए गर्म कपड़े हाथ में जरूर रख लेना। यहाँ ठंड हो गई है, और फ्लाइट से बाहर निकलने से पहले पहन लेना। बच्चों को ठंड सहने की आदत नहीं है। हाँ हाँ पापा, सब रख लिया है। अच्छा अब मैं रखती हूँ, मुझे यहाँ से निकलने से पहले घर के बहुत सारे काम खत्म करने हैं। अच्छा सुन तो, माँ पापा सब रख लिया है, सारी बातें आप लोगों की सुन ली हैं। हर साल दिसंबर में घर आती हूँ और आप हर साल वही बातें दोहराते हैं। अच्छा बाय बाय, अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, अब तुम चारों जल्दी आ जाओ यहाँ। शादी के बाद विदेश में बस गई माता पिता की इकलौती औलाद रूपा हर साल दिसंबर में घर लौटती। लेकिन कोरोना महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर दिया। अब जब 2 साल बाद कोरोना महामारी के कारण बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध तो हट गए हैं, लेकिन वही रूपा अपने मोबाइल फोन पर अपने माँ पापा का फोटो देख मानो बुत हो गई। इस पथराई आंखों से बस फोन पर उन दोनों के फोटो को निहारे जा रही है। उसे जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा। उसे लगता कि बस अभी अभी माँ पापा फिर से उससे बातें करने लगेंगे। कहाँ तुम चले गए माँ पापा? आपको मेरे साथ ढेरों बातें करनी होती थी, और मैं पगली आपकी बातें बीच में काटकर फोन काट दिया करती थी। बाद में करती हूँ, अभी नहीं, बहुत व्यस्त हूँ, और ये कहकर फोन रख देती थी। अब ऐसा नहीं करूंगी माँ पापा, अब ऐसा नहीं करूंगी। कुछ तो बोलो, बताओ तो, कहाँ चले गए तुम माँ पापा? एक बार तो बात करो। अब कैसे लौटूं? किसके पास लौटूं? कोरोना महामारी ने एक साथ 15 दिनों के भीतर पहले पापा और फिर माँ दोनों को उससे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया था। माता पिता के होने का एहसास नहीं होता, लेकिन ना होने का बहुत एहसास होता है। सहज कर रखो उन रिश्तों को जिनमें जीवन है,
और जो जीने का मकसद है, वरना उन्हें खो देने के बाद सिर्फ यही पूछते रह जाएंगे, कहाँ तुम चले गए। ये मंच आपका है शालिनी जी। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हेमा, और इतनी सुंदर प्रस्तुति की कि ऐसा लगा कि, और शायद जो बच्चे बाहर हैं या हम जहाँ जब जो इन 2 सालों में बच्चों से या अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा है, ऐसे में वाकई बहुत कुछ सहा है लोगों ने। बस यही चाहती हूँ कि आगे कभी किसी को कुछ ऐसा ना सहना पड़े। बिल्कुल बहुत हेमा जी। बढ़िया बोला हाँ, कृपलानी जी ने, बहुत ही सुंदर बोलने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, कहानी भी अच्छी। कहानी शालिनी जी ने जो तारीफ की थी वो तारीफ के काबिल है हेमा मैं जी। सुन रही हूँ और मैं वही बिल्कुल कहना काबिल चाह रही तारीफ थी। है हेमा जी। हेमा जी बहुत, हम लोग बहुत, सभी लोग भावुक हो गए, बहुत हाँ, सच में बहुत भावुक हो गए राखी जी। और- और मैंने उनका परिचय दिया था, अब मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी सहमत हैं, जो दर्शक हैं वो भी सहमत हैं कि बिल्कुल, हेमा जी बिल्कुल। जिस सुंदर परिचय का टिप्पणियां आ रही है। किसी की आवाज को हो रही है शायद। बहुत हेमा अच्छा, जी बहुत अच्छी अच्छा। कहानी आपकी, और जो आपने पात्रों की अदायगी की वो बहुत शानदार थी। तो आपकी कहानी भी शानदार, आपकी अदायगी भी बहुत शानदार। और विदेश में रहने के नाते जब माता पिता से हम ये बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं जैसे फोन कॉल्स करती हूँ अपने मम्मी पापा को, तो बिल्कुल वही मैं सामने देख रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ। और सच में कोरोना काल में ऐसा रहा है, तो सच में जीवन रहते सबको समय देना कितना आवश्यक है। हेमा जी बहुत और धन्यवाद आपकी कहानी के लिए। हेमा जी भी शानदार, सब शानदार, हाँ जी, हेमा जी भी शानदार। धन्यवाद धन्यवाद। इस बार तो बहुत सभी बहुत टिकट करा ही लेंगे आने के लिए, कि कहानी से प्रेरित होकर सभी टिकट करा ही लेंगे कि मिले चले हम। सही सही योगिता जी। मिलना तो चाह रहे हैं, लेकिन जो बंदिशें और जो इस वक्त थोड़े खतरे जुड़े हुए हैं, किसी के साथ बुजुर्ग लोग हैं तो किसी के साथ छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ी दिक्कत तो सही हो है, रही उन है। बातों का ध्यान रखना भी पड़ता है। तो हेमा जी बहुत अच्छी कहानी आपकी। और अब हम अपनी पुनः गोष्ठी को धन्यवाद, आगे बहुत बढ़ाते बहुत हैं। आभार। हमारे 2 कथावाचक अभी रह गए हैं, वो जो कहानीकारा हैं उनमें से अब मैं जिनको मंच पर बुलाऊंगी वो पीलीभीत की रहने वाली है। अंगूरी देवी सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज की व्यवस्थापिका है। इसके अलावा साहित्य जगत में सारी विधाओं पे उनकी कलम गतिशील है। लघु कथा, कविता, इसके अलावा बहुत कुछ वो करती हैं, बहुत अच्छी साहित्यकारा है। उनको मैं एक परिचय के साथ बुलाती हूँ, एक छोटा सा परिचय। मैं 2 पंक्तियां ही पढ़ती हूँ आपके लिए कि अर्चना जी, सुनकर आपको कर दे अनदेखा, सुनकर आपको कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। सुनकर आप कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। मिलकर भूल जाए इन्हें, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। आज की महफिल में नजर ना आए, ऐसे इनके अंदाज नहीं। अलग ही चमकती हैं ये, किसी परिचय की मोहताज नहीं। तो अर्चना जी, मंच पर आपका स्वागत है। और आपका उपनाम मुझे बहुत पसंद है, अर्ची, जो आप पेन नेम लिखती हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए अर्चना जी, आपका स्वागत है आपकी कहानी के साथ। ये शालिनी जी का शालिनी अंदाज है, इस अंदाज पे हम सब फिदा हैं। और हमेशा यही चाहती हूँ कि हिंदी शिक्षण मंच के साथ, आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूं, और ऐसे मीठे मीठे जो आप आर्टिकल देती हैं उनको हम सुनते रहें और उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा। सबसे पहले हिंदी शिक्षण मंच का अभिवादन करती हूँ कि सुषमा जी और त्रिलोक जी ने हमको अवसर दिया, जोड़ा, और आप सबसे जुड़ने का एक बड़ा अच्छा परिवार मिल गया। पीहर ससुराल दोनों ही मिल गए और लेखन का तो परिवार ही मिल गया है। ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी 2 छोटी छोटी लघु कथा पढ़ूंगी। लघु कथाओं का जरा मुझे अच्छा लगता है, और विधाएं तो सब पे एक कलम अच्छी लगती है चलाना, लेकिन लघु कथा मेरी एक अंतर स्थल की जो है वो मुराद पूरी करती है। मेरा ये संग्रह जो है साकार स्वप्न, उसमें भी मैंने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं, दूसरा आने वाला है। तो साकार स्वप्न की कथा जो है वही मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मेरी आवाज आ रही है? जी जी अर्चना जी, आपको सुन पा रहे हैं, आप पढ़िए। हाँ, ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चों की बाल मनोदशा का मैंने चित्रण किया है।
जो स्वयं अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। शीर्षक है तो क्या हुआ। बच्चे जैसे लहजे में कह देते हैं ना, तो क्या हुआ, कि अफसरी बंगले से निकला 6 वर्षीय अबोध चतुर्थ श्रेणी क्वार्टर के करीब खड़े समन्वय लड़के से बोला, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? वो कहता है, तुम तो बड़े लोग हो। मेरी माँ कहती है, तो क्या हुआ? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, जूते चप्पल नहीं है, खेलने का कोई खिलौना नहीं है, तो क्या हुआ? मेरे पास सब कुछ है, तुम बस आ जाया करो। हमें तुम्हारी जैसी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तुम्हारी माँ डांटेंगी तो? नहीं, हम पिछवाड़े के लॉन में खेलेंगे। जब मम्मी पापा क्लब चले जाएंगे तब हम सब मिलके खेलेंगे। कोई शिकायत कर देगा, कोई डांटेगा, कोई मारेगा तो? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, तुम आ जाया करो। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की, कल से साथ खेलेंगे। वर्ग भेद से अनभिज्ञ वे दोनों अबोध छुप छुप कर कई दिनों तक खेलते रहे। एक दिन वे चुपचाप बैठे थे। कुछ देर पहले उनके सामने ही कबूतर के जोड़े में से एक को बिल्ली दबोच कर ले गई। वे शेष रहे कबूतर की व्यथा पर कल्पना कर रहे थे। अचानक ही अफसर की पत्नी का हाथ बालक पर उठा और जुबान से अंगारे उगले, पता है तुम्हें, ये 4th क्लास हैं, इनके साथ खेलने में शर्म नहीं आती? खबरदार इन नीचों के मुंह लगा। बालक अबोधता से बोला, तो क्या हुआ मम्मी, मुझे ये अच्छा लगता है, बताओ ना मम्मी, क्या हुआ? मासूम करहा उठा। तड़ा तड़ा, छोटे छोटे गुलाबी गालों पर उच्च वर्गीय बू छा गई। ये जुबान लड़ाता है, चल यहां से। दोनों मासूमों की आंखों में मोटे मोटे आंसू छलक रहे थे। वर्ग भेद के शिकंजे में जकड़ा एक अबोध बिल्ली के मुंह में दबोचे कबूतर की भांति घिसटा जा रहा था। एक टक निहारता दूसरी अबोध आंखें कह रही थी, मैं ना कहता था तेरी डांट पड़ेगी, हम छोटे लोग हैं, तुम बड़े लोग हो। दूर होती उस जोड़ी टपकती आंखें अब भी कह रही थी, तो क्या हुआ, हम फिर खेलेंगे। तो क्या हुआ, हम फिर खेलेंगे। ये बच्चों की अबोधता का चित्रण है और शायद होता है, मैंने भी महसूस किया, देखा है, उसी अबोध चित्रण पे मेरी कलम सरकी है। बहुत सुंदर कहानी दूसरी अर्चना जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी छोटी सी लघु कथा है, पालन करता। माँ कैसे बच्चों को जी जान से करती, ये आप हम सब सभी माएं जानती कैसे बच्चों को पालते हैं, रातों रात की नींद खराब करते हैं और भूखे भी रहते हैं, बच्चों की अर्थव्यवस्था सही है नहीं है तब भी बच्चों को लायक बनाने की कोशिश करते हैं। उस माँ का चित्रण है कि उसने कैसे पाला और बच्चों ने क्या दिया। पालन करता। तड़ा, भरपूर आवेग के साथ बेटे का जोश वृद्ध माँ के गाल पर फिसल पड़ा। माँ झंकृत हो उठी। अतीत की स्मृति उसे तार तार कर अपने आगोश में ले गई। बड़ी मनौतियों से मांगा था इस लाल को। प्रसव पीड़ा, ओफो, 40 टांकों से जिंदगी सिली थी। पति पुत्र जन्म के बाद 1 माह बाद ही साथ छोड़कर चले गए। तमन्ना थी बेटा डॉक्टर बने। आर्थिक विषमताओं से जूझते हुए बेटे की हर चाह पूरी करी। डॉक्टरी पढ़ने के साथ साथ बेटे को साथिन डॉक्टर से प्यार हो गया, मां से भी गहरा प्यार। सामाजिक मान मर्यादा सब ताक में रखकर गैर जाति की लड़की को बहू बना लिया, बेटे की खुशी के लिए। बहू आई तो मां बोझ बन गई, रात दिन आंखों में खटकने लगी। हमेशा की तरह आज भी दोनों क्लब जा रहे थे। मां बुखार से तप रही थी, दवा के लिए 5 बार टोक चुकी थी। 6ठी बार कह रही थी तो डॉक्टर बेटे ने दवा दी, तड़ा, बेटा उबल पड़ा। मां, वृद्धा मां, चुपचाप मुंह ढांप कर पड़ी थी। 4 उंगलियों के निशान से दर्द रिस रहा था, बह रहा था। उन पर ध्यान देना अब व्यर्थ था, क्योंकि तब बात और थी। बेटे को मां पालती थी, अब बेटा मां को पाल रहा है, इसलिए अब
उस पालनकर्ता को नमन है जो इस तरह से आज की दृष्टा में ये कोशिश करना चाहते हैं। मैं यही बहुत अपनी मार्मिक, कथा को विराम दूंगी। बहुत आशा है मार्मिक, सबको बहुत मार्मिक। धन्यवाद। पता नहीं समाज में कितने तरह के लोग हैं और कितनी तरह की बहुत किस बढ़िया। मनोवृत्ति है, कुछ पता नहीं चल सकता। कुछ नहीं पता, सही बात। अर्चना जी, बहुत अच्छी कहानी है आपकी। हालांकि जो हमारे संस्कार हैं वो मानते नहीं है कि समाज में ऐसा होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहानियां लिखी जाती हैं तो समाज में ऐसा होता ही होता होगा। है, होता है। लेकिन कलम मेरा जो दिल है ऐसा वो कहता है, मैं जब भी ऐसा सुनती हूँ मुझे लगता है शायद ये सच नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन शायद कहानियां लिखी जा रही हैं और कहीं ना कहीं होता भी है। अर्चना जी, कलम बहुत रिश्ते अच्छी हुए कहानी, दर्द आपको को बहुत बधाइयाँ। नहीं, कलम रिश्ते हुए दर्द को अपने आप ढूंढ लेती है और उसी में स्याही भरती है दर्द की, वही फिसलती है कलम। इसलिए बिल्कुल होता सही है, बात है। ऐसा नहीं और मैं देख होता रही है। हूँ कि अर्चना जी बिल्कुल होता है, होता है। होता है, भाग्यम जी भी बोल रही हैं और सच में होता ही होगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं सच हाँ, में, होना मुझे नहीं लगता है हम चाहिए, सभी बिल्कुल। शिक्षक हैं और कहानियों के माध्यम से अगर हमारी अगली पीढ़ी में थोड़ा सा भी परिवर्तन आए, कहानियों से अगर उनके मोरल वैल्यूज बढ़े जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, अगर एक दो बच्चे में भी वो बात आ जाए तो सच में हमारा लिखना सफल होगा। तो इसी के साथ मैं हमारी गोष्ठी अंतिम सफल समाचार होगी, को बुलाऊंगी। ये हमारी कथा गोष्ठी है, ये सफल हो जाएगी। जी बिल्कुल अर्चना जी, और मैं चाहती हूँ आपकी तो पुस्तक भी छपी है और बच्चे पढ़ें और कहीं ना कहीं सीखें इन चीजों को। चलिए, अब अपनी अगली कथा गोष्ठी की जो आखिरी हमारे कथावाचक हैं उनको मैं बुलाती हूँ मंच पर। और हम गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके, देश के राजस्थान से लेके सब प्रांतों में घूमते हुए आए हैं। सिंगापुर, दोहा, कतर भी गए, लेकिन भारत का एक क्षेत्र बच गया है जिसको हम हरियाणा कहते हैं। तो अब हम हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं और ये हिंदी को अपने मन में बसाती हैं। ये हिंदी को अपने मन में बसाती हैं, किस्से और कहानियां ये खूब सुनाती हैं। चलिए बुलाते हैं योगिता जी को, जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी लेखनी चलाती हैं। योगिता जी का अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें वो कहानियां सुनाती हैं। भोपाल में रोज पढ़ते हैं हम। रोज पढ़ते हैं, और फिलहाल वो भोपाल में है, लेकिन वो उनका जन्म स्थान हरियाणा है। तो उनकी कहानी का शीर्षक वही आपको बताएंगी। तो योगिता जी, पूरे सम्मान भोपाल के साथ मेरा मंच पियर पर है, आपको बुलाती हूँ। भोपाल मेरा पियर है। अच्छा, अरे वाह, आप सबके पीहर और ससुराल यहाँ पे मिल रहे हैं। योगिता जी आइए, आपका स्वागत है। आदरणीय जनों को मेरा नमन, प्रणाम, अभिनंदन और आभार कि मुझे ये मंच प्रदान किया। मैंने अभी गर्मी की छुट्टियां थी, इन्हीं में लिखना शुरू किया मैंने, और बस आप सबके प्यार से मुझे विषय मिलते चले गए और मैं लिखती चली गई। कुछ मेरे अपने जीवन की हैं, जैसे कि शालिनी जी ने पहले बताया कि कहानियां हमारे ही जीवन के हिस्सा होती हैं और उसी से मैंने ये लिखा है। कहानी सुनाने से पहले मैं कहूंगी भाग्यम जी आप यहाँ आए तो जरूर पधारे। है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक अपनी बच्ची समझकर जरूर मुझसे मिलना, मुझे बताइएगा, है ना। मेरी कहानी का विषय है संवेदना। ये कहानी है कोरोना काल की। जब ये कोरोना चल रहा था, सभी को घर में रहने के लिए कहा गया था, बहुत ज्यादा वायरस जब फैल चुका था तो सभी से कहा था घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। तो सभी घर में रहने पर मजबूर थे और जरूरत भी थी उस समय। ऐसे में घर की औरतों पर बहुत अधिक काम का दबाव आ गया था, भार आ गया था कितना कि घर, बच्चे, पति भी घर में, चाय कॉफी सब समय पर करना, बर्तन, झाड़ू पोछा, काम वाली बाइयां भी नहीं आ रही थी। और कामकाजी महिला है तो और भी ज्यादा, कि अपना ऑफिस का काम, स्कूल में पढ़ा रही है तो बच्चे, फोन कॉल्स और मीटिंग्स और ये सब। तो ये कहानी मेरी अपनी ही है, किस्सा। तो मैं ऐसे में मैं बहुत मतलब तनाव हो जाता था कि सारे दिन पहले स्कूल का देखो, फिर बच्चे पढ़ाओ, उनकी फोन कॉल्स, कॉपियां, और अब घर का। तो मैंने ये सोचा इस तनाव को दूर करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठकर खुली हवा में हवा खुली मिल जाए, ताजा हवा मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, जो पूरे दिन मुझे तरोताजा रखेगी। तो अपने नियमित समय से मैंने 15-20 मिनट पहले उठकर छत पर टहलना शुरू किया। जो मेरी पड़ोसन थी शालिनी, वो भी आ जाती थी।
बस दूर से ही उसे देख लेते थे, थोड़ा कोई था नहीं छत पर तो आवाज भी अच्छे से ऊंची करके, और शालिनी क्या हो रहा है, आज क्या बनाया है नया, मैंने तो ये रेसिपी ट्राई करी है, बस यही सब शुरू हो जाते थे तो मन हल्का हो जाता था। हम दोनों यूं ही बतियाते और वो चिड़ियों को दाना डालती थी। प्रतिदिन आती चिड़ियों को दाना डालती और हम दोनों बातें करते टहलते थे। इस तरह हमारा समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। पर एक दिन शालिनी आई नहीं छत पर। मैंने सोचा आज शायद देर से सोई होगी, आंख खुली नहीं है तो नहीं आई वो। तभी 10-15 मिनट बाद वो आई, कुछ हड़बड़ाई सी, बड़बड़ाती सी, और जल्दी जल्दी दाना डाल रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने कहा, शालिनी क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही है और इतनी देर से क्यों हो गई आज तुझे? तो वो बोली, कुछ नहीं यार दिशा, आज ना ये पिक्चर देखते देखते देर से सोए तो आंख ही नहीं खुली, और अब वही बस दाना डाल रही हूँ और इन पक्षियों से माफी मांग रही हूँ। मैंने कहा, माफी मांग रही हूँ? ये कौन सी पक्षियों से, वो भी क्या ठीक ठाक तो हो, नींद खुली कि नहीं खुली? तो वो बोली, नहीं नहीं नींद मेरी खुल गई है, पक्षियों से ही माफी मांग रही हूँ। अरे आज देर नहीं होगी खाना डालने में, बेचारे रोज मेरा इंतजार करते हैं, एक समय होता है ना। अब मैंने इनको समय दे रखा है, रोज इसी समय आती हूँ और आज इतनी देर हो गई तो इन्हें मेरे कारण इंतजार करना पड़ा, बेचारे मेरी बात देख रहे हैं। मैंने कहा, अरे शालिनी कमाल करती हो यार, पक्षी तो है, इनसे माफी मांग रही हो, ये कौन सा तुमसे शिकायत करने आ रहे हैं कि आज शालिनी तूने खाना नहीं डाला, तू भी ना हद करती है। तो वो बोली, नहीं दिशा ऐसे मत बोलो, ये गलत है, इनके साथ मेरा एक भावनात्मक रिश्ता हो गया है, रोज ये मेरे सही रहने की, सही समय पर आने की आस करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि मैं ठीक रहूं और इन्हें दाना डालने आऊं, मेरे घर में बरकत रहे, मैं इन्हें खिलाती रहूं और ये मेरी छत पर आए, अपना गीत गुनगुनाए, चहचहाए, मुझे भी अच्छा लगता है। और इनसे जो मेरा एक रिश्ता बन गया है ना प्यारा सा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इन्हें देखकर मेरा मन खुश रहता है। तो मैं तो बड़ी उसकी हंस रही, क्या शालिनी तू भी हद करती है, ये मूक प्राणी है, कभी कुछ बोलेंगे ठीक है हो गया तो इतना भी क्या माफी मांगना वहां। पर वो बोली, नहीं तुम ये नकारात्मक बातें मत करो दिशा, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रही है, तुम एक टीचर हो और टीचर होकर ऐसी बातें कर रही हो। ये पक्षी तो है जो हम कुछ नहीं कहते, कभी शिकायत नहीं करते, मूक प्राणी है, पर हमें इनकी भावनाओं को समझना चाहिए, इनके अंदर भी हार्दिक संवेदना होती है, जो हमारे तक पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मूक प्राणियों की बातें समझना आसान काम नहीं है। ये मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है। और चल अभी मैं चलती हूँ, है ना, मुझे देर हो रही है, आज वैसे ही देर हो गई, ये चाय उठ गए होंगे, चाय बनानी है। और ये कह तो वह चली गई, पर उसकी वो बातें मेरे दिमाग में घूमती रही, मैं सोचती रही और मैं वहीं छत पर कुछ देर के लिए बैठ गई। फिर धीरे धीरे मैंने उसकी बातों का मनन किया और मुझे समझ आया कि कितनी सही बात कह रही थी। समाज में ऐसे लोगों को तो कोई इज्जत ही नहीं देता ना, जो इस तरह की बातें बाहर करे, और आज मैंने एक टीचर होकर कैसी बातें कर दी, मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी। पर आज मेरी सहेली शालिनी मुझे ये संवेदनशील बातें समझाकर चली गई, और उसकी इन जादू भरी संवेदनशील बातों का अर्थ जब मुझे समझ में आ गया तो मैंने भी उन मूक प्राणियों से एक रिश्ता जोड़ने की ठानी, और अगले दिन से मैं भी शालिनी के साथ चिड़ियों को दाना डालते हुए गुनगुना रही थी, आओ प्यारे आओ दाना चुगो, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो, और गुनगुनाते हुए मैं उन्हें बुला रही थी। मेरी कहानी यही थी। बहुत सुंदर योगिता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कहानी योगिता जी, और आपका सुनाने का अंदाज बहुत सुंदर था। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच हम लोग जो हैं वो पक्षियों से बातें करते हैं। मेरे बालकनी पे भी बहुत पक्षी आते हैं और मुझे लगता है जैसे पुकार के कुछ ना कुछ एक दूसरे से कह रहे हैं। मैं खैर दाना वाना डालने तो नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी पक्षियों की एक अपनी दुनिया। बहुत सुंदर कहानी। शालिनी तो सुन रही थी, शालिनी थी। हाँ, मैं वही कह रही थी, एक पात्र का नाम शालिनी है। योगिता जी बहुत अच्छी कहानी है आपकी, और आपको देख के लगता नहीं है कि आपने पिछले साल से लिखना शुरू किया है। और मैं देख रही कि दर्शक हैं, अंशु जी हैं, पवित्रा अग्रवाल जी हैं, रिंकी जी हैं, और बहुत सारे दर्शक आपको सुन रहे थे और टिप्पणियां भी लिख रहे थे। उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और योगिता जी बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई। योगिता जी की पक्षी वाली कहानी पे राखी जी वो सुनाइएगा बाद में, पंख होते तो चल उड़ाती रहे रसिया और सावरे। हाँ उसका अर्चना जी हम उसका है ना बाद में उद्घोषणा करेंगे कि वो एक कार्यक्रम भी आने वाला है, उसमें लोकगीत रहेंगे,
और गीत रहेंगे। आज तो हम कथा गोष्ठी को ही रखते हैं इसको। तो हमारे सभी मंच पर जितने भी कथाकार थे, सबने अपनी अपनी कहानियां प्रस्तुत की आज। और अब जिनको बुलाने का समय है, जो बहुत धीरज से 1 घंटे से हम सबको सुन रही थी, और जो सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन उतनी ही अब उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। और हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अलका अग्रवाल जी को। तो अलका जी के बारे में ज्यादा मैं परिचय नहीं दूंगी, क्योंकि अलका जी हमेशा कहती हैं कि आप समय पर रखिए कार्यक्रम को, और ज्यादा कार्यक्रम बिल्कुल जिस बारे में हो उस बारे में ही रहना चाहिए, और उनकी इस बात से मैं हमेशा सहमत भी होती हूँ। तो अलका जी के लिए मैं 2 पंक्तियां ही बोलती हूँ कि अलका जी, आप सब जानते हैं उनको कि उनकी बाल साहित्य की अब तक 17 या फिर मुझे लगता है 19 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका कार्यक्रम हम आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर बहुत बार देख चुके हैं। हमेशा वो आती रहती हैं, अनेक सम्मान पुरस्कार उन्हें मिले हैं, और वो राजस्थान सरकार के कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्राध्यापक भी रह चुकी हैं। और अलका जी, ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में से सबसे कीमती आज हमारे बीच आप आई हैं। तो आपको मंच पर देखकर हम सब गौरवान्वित हैं अलका जी, और यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए मैं तालियों के द्वारा इस आवासीय पटल पर आपका स्वागत करती हूँ, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और आपकी कहानी का हमें इंतजार है, आपके कुछ विचारों का और कुछ सुझावों का हम सबको इंतजार है। अलका जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद शालिनी। और बहुत ही अच्छा संचालन शालिनी कर रही है, और मैंने बहुत बार देखा है, बहुत अच्छा संचालन शालिनी करती है। इस कला में माहिर हो चुकी है शालिनी। एक दिन तो मैं शालिनी को कुछ भी धन्यवाद देना या उसकी बात करना ही भूल गई थी एक प्रोग्राम में। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, इतने सारे और बातें दिमाग में थी तो वो मैं भूल ही गई। फिर मैंने शालिनी से बाद में माफी भी मांगी कि मैंने कहा मैं बोल ही नहीं पाई, मेरे को ध्यान ही नहीं आया, बाकी चीजों में मैं स्किप ही हो गया था दिमाग से। इसलिए आज मैंने सोचा ऐसा नहीं हो, फिर से नहीं हो जाए आज, तो पहले ही शालिनी की बात करते हैं, फिर और बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम के बारे में जैसा शालिनी ने कहा है, 2 शब्द और उसके बाद में मैं अपनी कहानी पढ़ूंगी। तो आज का प्रोग्राम त्रिलोकनाथ जी ने प्रारंभ किया, और सुषमा रजनीश जी कह रही थी कि पता नहीं कैसी सरस्वती वंदना है, लेकिन बहुत अच्छी सरस्वती वंदना थी। आज ही उन्होंने लिखी है, ये और भी बड़ी बात है। शब्द भी और जिस तरह से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया, गायन किया, वो भी दोनों ही बहुत अच्छी। और आज जितने भी लोगों ने अपनी कहानियां पढ़ी हैं, सब एक से एक बढ़ करके हैं। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैं ही शायद सबसे बेकार कहानी पढ़ूंगी। तो भाग्यम शर्मा जी की कहानी में मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी कहानियां थी दोनों, जो कि सोचने को विवश करती हैं। राखी कटियार जी की कहानी टोटका समाज की मानसिकता को उजागर करती है। और जो लास्ट का वाक्य इन्होंने कहा था कि खाली पेट की समस्या जो है उसका समाधान है, लेकिन भरे पेट की समस्याओं का समाधान नहीं है, वो पंक्ति बहुत ही अच्छी थी और बहुत प्रभावशाली थी। सुषमा रजनीश जी की कहानी को मैं समझती हूँ कि लघु कथा की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। खासतौर से एक छात्रा की कहानी थी, प्रतिस्पर्धा के कारण कैसे नकारात्मक भाव आते हैं और फिर कैसे सकारात्मकता नकारात्मकता को ओवरकम कर लेती है। और इसमें मुझे गीता के दर्शन भी हुए कि कैसे गीता के निष्काम कर्म की बातें, जीत और हार से उसका मन परे हो जाता है और वो केवल डूब करके गाती है। तो ये इस तरह से ये कहानी बहुत अच्छी कहानी थी। हेमा कृपलानी जी से मैं पहले से ही बहुत प्रभावित हूँ। उनकी आवाज का जो क्या कहना चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा आता भी नहीं इस बारे में कहना, लेकिन बिल्कुल ट्रेन्ड वॉइस जैसी उनकी आवाज, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एक एक शब्द, एक एक भाव आप अपना पहुंचाने में बिल्कुल समर्थ हैं, और एहसासों से भरी मार्मिक कहानी। अर्चना जी की कहानी तो क्या हुआ, बाल मानसिकता को, बालक के भोलेपन को बहुत अच्छी तरह से उजागर कर रही थी, और दूसरी कहानी वृद्धों के दर्द को भी पहुंचाने में समर्थ रही। योगिता गुप्ता जी की जो कहानी है वो पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता जगाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें बात थी। लघु कथा की ये विशेषता है कि लघु कथा बहुत ही नाजुक सी कथा होती है, जिसमें कि
एक भी अतिरिक्त वाक्य का बोझ वो वहन नहीं कर पाते। ये बहुत ध्यान देने की बात। लघु कथा में ना तो हम एक भी अतिरिक्त वाक्य डाल सकते हैं और न ही एक भी वाक्य को हटा सकते हैं। शब्दों की मितव्ययता सीखनी हो तो अच्छी लघु कथा से हमें सीखनी चाहिए। जो भी अच्छी लघु कथाएं आती हैं उनमें शब्दों की मितव्ययता होती है, और दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है लघु कथा की, वो होती है उसकी मारक क्षमता। वेद डालती है वो आपके अंतर मन को, वो विचारों का बीज सौंपती है और आपको सोचने के लिए विवश कर देती है। ये उसकी बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ऐसा समझती हूं कि जो बात बिहारी की सतसई के लिए कही जाती है कि सतसैया के दोहरे और जो नावक के तीर और देखन में छोटी लगे, छोटे की जगह मैं छोटी कह रही हूं यहाँ, देखन में छोटी लगे और घाव करें गंभीर। अभी हाल ही में मेरी लघु कथा की पुस्तक प्रकाशित हुई है और उसका मैंने शीर्षक ही ये रखा है कि देखन में छोटी लगे। यही शीर्षक है इसका, देखन में छोटी लगे। इसमें 95 लघु कथाएं हैं और इसी में से मैं एक लघु कथा पढ़ रही हूं जो आज के समाज को प्रतिध्वनित कर रही है और हम सबके घरों की कहानी है ये लगभग। शीर्षक है 2 पीढ़ियों के बीच। मां की मौत के बाद पिताजी निपट अकेले रह गए थे। मां के जाने के साथ पिछले 50 वर्षों से चले आ रहे उनके सुखमय संसार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। कुछ दिन तो उन्हें मैं अपने साथ ले आया जिद करके, पर यहाँ पराया शहर, पराये लोग, अपरिचित जीवन शैली उन्हें रास नहीं आई। यहाँ उनकी स्वयं की कोई पहचान नहीं थी, ना अपने परिचित। इस उम्र में उनसे बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की आशा भी संभव नहीं थी। मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। नौकरी के कारण उनके पास जाकर तो नहीं रह सकते थे। बच्चे और बूढ़े एक समान जिद करते हैं, इसे उन्होंने सच करके दिखा दिया। वे अपने ही छोटे शहर में जाकर रहने लगे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सभी कुछ उन्हें था और मां के जाने का दुख तो था ही। मैं स्वयं को अपराधी समझने लगा। पिताजी के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कितने जतन से पाला था उन्होंने मुझे। मेरी जिंदगी में खुशी के फूल खिलाने के लिए न जाने कितने कांटों का दंश सहा होगा उन्होंने। इतने कम वेतन में मुझे हॉस्टल में रखकर डॉक्टर बनाना कोई आसान काम तो नहीं था। उन्हीं दिनों मेरे बेटे का रिजल्ट आया और उसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। मुझे लगा ईश्वर ने मुझे अपराध बोध से मुक्त होने का अवसर प्रदान किया है, क्योंकि उसका एडमिशन जयपुर के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था। अब मेरा बेटा दादाजी के पास रह सकेगा। अमित को दादा का संरक्षण मिल जाएगा और दादा को अमित का साथ। इससे उनकी सूनी वीरान जिंदगी में शायद खुशनुमा बदलाव आ जाए। पर यह तो केवल मेरा और मेरी पत्नी का सोचना था। अभी बेटे से तो बात ही नहीं हुई थी। जैसे ही उसे पता चला कि वह हॉस्टल की जगह दादाजी के साथ रहेगा, हंगामा कर दिया उसने। बात बात पर डांटते हैं दादाजी। उन्हें मेरा तेज बाइक चलाना, कंप्यूटर पर देर रात तक काम करना, फिल्में देखना, सुबह देर से उठना, नॉनवेज खाना, मेरी पसंद के सीरियल, फास्ट फूड कुछ भी तो पसंद नहीं है। मैं उस ओल्ड मैन के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। उसने अपना फैसला सुना दिया था। दोनों ही पीढ़ियां अपनी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और मैं दोनों से रक्त संबंध, प्यार और कर्तव्य की डोर से बंधा हुआ था। मुझे परेशान देखकर अमित बोला, आप जानते हैं ना पापा, कितना अंतर है मेरे और उनके लाइफ स्टाइल और थिंकिंग में, और तब भी उनके साथ रहने की बात करते हैं। मेरी पिताजी के प्रति चिंता कम ना हो सकी। मैं दादा और पोते के मध्य वाला जेनरेशन गैप देख रहा था। मैं दोनों पीढ़ियों के मध्य सेतु नहीं बन सका। तो ये थी कहानी
दो पीढ़ियों के बीच। इसका नाम वैसे सैंडविच भी हो सकता था इसका नाम। और हम सब अपने घरों में ये दो सब कहीं ना पीढ़ियों का कहीं अंतराल है, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया और सच में ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही बात है। को लगता है वो सही है बढ़िया और कहानी है। नौजवानों को लगता है वो सही है। और ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पीढ़ी ने बिल्कुल वो ले लिया कि मतलब वो बेचारी गिल्ट में डूबी रहती। हाँ पर अलका जी हमें लगता है हर पीढ़ी में जो बीच की जनरेशन होती है वो यही सोचती है कि हम कुछ करते थे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वो नहीं कर रही, या फिर वही पीढ़ी अगली बार वो यही चीज सोचने लगती है। तो जो बीच नहीं, का ये बात आपकी सुषमा जी काफी ठीक है, लेकिन इस समय जो एकदम चेंज आ रहा है ना, वो बहुत तेजी से आ रहा है। नहीं, बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। अब इतनी चीजें देख ली हमारी जनरेशन ने कि पूछिए मत, रेडियो से लेकर और कहाँ पहुंच गए हम लोग। बिल्कुल सही बात है, सही बात। लेकिन अलका जी आपकी कहानी इतनी अच्छी है, और जब मुझे लगता है क्योंकि हमारे बच्चे किशोरावस्था में हैं अभी, तो कहीं ना कहीं घर में उन चीजों का सामना होता रहता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो सच में बच्चों को कहानियां जीवन से ही तो आती हैं, यही तो बात है। शालिनी, वाकई आपका संचालन बहुत सुंदर होता है, और मैं तो जैसे अलका जी कह रही हैं कि मैं काफी देर से सोचकर बोल पाती हूँ कि अरे ये बात तो बोलना रह गई, पर मेरे ख्याल में शालिनी अच्छी तरह समझती है कि बहुत सुंदर। शालिनी जी आप भी कहानी सुनाएंगी ना? नहीं, मैं आज नहीं सुनाऊंगी। मैं दर्शकों को बता देती हूँ अगले प्रोग्राम में हमारी एक और कड़ी आने वाली है, दूसरी कड़ी, जो कि 25 तारीख को है। तो उस दिन आप सब जुड़े। उस दिन मैं भी एक कहानी पढ़ूंगी सुषमा जी के संचालन में, और तो दर्शकों के लिए इसके अलावा भी हिंदी शिक्षण पे दूसरे नए कार्यक्रम आने वाले हैं, जिसका जल्दी ही मंच पर आ जाएगा कि किस दिन कौन सा कार्यक्रम है। तो अब अंत में, क्योंकि हमारे सब ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, अलका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमेशा आपके विचारों का, सुझावों का हमें इंतजार रहता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि अभी हम इस क्षेत्र में आए हैं, लिखना शुरू किया है। तो जब आप जैसे वरिष्ठ लोग आते हैं हमारे साथ और हमें कुछ कुछ बताते हैं, तो वो सच में हमारे लिए मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम कथा गोष्ठी के अंत पर आ गए हैं, तो इतना बड़ा आयोजन बिना अथक मेहनत के संपन्न नहीं होता। तो इस कार्यक्रम से जुड़े सबसे पहले मंच पर हमारे सभी कथाकारों को, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अतिथिगण, खास तौर से जो दर्शक जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो पूरे समय हमारे साथ जुड़े रहे। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इसकी सफलता, इन सब का श्रेय आप सबको जाता है। अगर किसी का नाम लेना मैं भूल गई हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं सर को अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर आप आए और इस गोष्ठी का समापन करें। मैं समापन में विश्वास नहीं करता। हाँ, मैं सर की बात में विश्वास रखती हूँ। क्योंकि समापन जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अंत की ओर खींचता जाता है। अंत इतना, या यूं कहूं कि इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। अभी तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। और जहां अलका जी हैं, भाग्यम शर्मा जी हैं, हेमा कृपलानी जी हैं, योगिता जी हैं, सुषमा जी हैं, अर्चना जी हैं, और स्वयं आप हैं, और जितने भी साथी हैं हिंदी के सेवी हैं, उनका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे, ये तो चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कड़ी जो है पहली कड़ी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं बैक स्टेज था, परंतु विश्वास मानिए मैं एक क्षण के लिए भी उठकर जा नहीं सका। मुझे पूर्ण विश्वास है जो स्थिति मेरी थी वो स्थिति आपकी भी हुई होगी, क्योंकि शब्द जब भावनाओं में डूब कर निकलते हैं तो वो सीधे हृदय तक पहुंचते हैं, और जब हृदय में फांस लग जाता है ना, तो उठकर आप जा नहीं सकते। जी हाँ, ये सच्चाई है, और इसकी सार्थकता अर्थात आज जो कार्यक्रम चल रहा इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये चलने वाला है, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य भी रहा है और आगे भी रहेगा कि सबको जोड़ना है और आगे बढ़ना है, और हिंदी के लिए कुछ करना है, भाषा के लिए कुछ करना है, क्योंकि यह मंच
जोड़ने में विश्वास करता है, तोड़ने में नहीं। ये आशीर्वाद जो है आप लोगों से मिल रहा है, हिंदी है जिंदगी, हिंदी शिक्षण मंच, समाज्ञा, बेस्ट एजुकेशन और भी बहुत सारे हमारे साथी जो जुड़ते हैं, जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से वो हमसे हैं जुड़े हुए, उनका आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, तभी ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम है संभव हो पाता है। लोग कहते हैं मैं संस्थापक हूँ, माफ कीजिएगा, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं सभी संस्थापक हैं, हिंदी शिक्षण मंच के, हिंदगी के, समाज्ञा के, सभी संस्थापक हैं। क्योंकि इसका शेयर जो है ना, जब कभी शेयर किया जाएगा तो वो सबको बराबर मिलने वाला है, ये सच्चाई है। क्योंकि ये मंच शेयरिंग बिजनेस पे विश्वास करता है, आपस में मिलकर बांटकर हम लोग चलने वाले हैं। और शायद इसीलिए लघु कथा जो है वो अपने आप में बहुत कुछ लेकर आता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें झकझोर देती है। आंखों से बहुत बार जो है वो अश्रु गिरे सुनकर कुछ कहानी अद्भुत। और वाचन कहा जाता है लिख देना तो लिख देता है आदमी, परंतु वाचन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। आप किस प्रकार से शब्दों का चयन करते हैं और उसमें भाव डालते हैं और उसका उच्चारण करते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि शब्दों का खेल वही जानता है जो उसका रस स्वादन कर लेता है, उसमें डूब जाता है। आज डूबने का दिन था, क्योंकि कहा जाता है ज्यों ज्यों डूबे स्यों स्यों उठे, है ना। जैसे डॉक्टर अलका जी ने कहा कि कहने में छोटी है, परंतु जब वो सीधे जाके वो खच से लगता है ना, वो हृदय को पार कर जाता है। लघु कथा की विशिष्टता यही है, शब्दों को घेर लेने का, शब्दों में अपने भावनाओं को उसमें पिरो देने का, यही लघु कथा है। छोटे में बहुत कुछ कह देना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसी बड़ी बात को हम लोग बार बार लेकर आएंगे आपके बीच में, सदैव लेकर आएंगे। हिंदगी लेकर आएगा, हिंदी शिक्षण लेकर आएगा, समाज्ञा लेकर आएगा, बेस्ट एजुकेशन लेकर आएगा। हम सभी हैं, इसलिए मैं कहूंगा आप जुड़िए, सुनिए और जोड़ते चलिए, क्योंकि हिंदी रुकने वाली नहीं है, तो चलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप जुड़ते रहें, क्योंकि अगली कड़ी आपके बीच आ रही है। जी हाँ, और उसका इंतजार आपके साथ मुझे भी है, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है, बहुत आनंदित होने वाले हैं हम लोग। हमारा हृदय जो है गदगद होगा, कभी आंखें जो है नम होंगी और मुख से निकलेगा वाह वाह वाह, क्या लिखा है, क्या लिखते हैं, नमन है। क्योंकि जब तक नमन नहीं होगा तो विश्वास मानिए साहित्य का भ्रमण भी नहीं होगा। इसलिए आइए एक साथ मिलकर साहित्य को नमन करें, हिंदी को नमन करें, जिंदगी को नमन करें और साथ साथ में अपने हिंदुस्तान को नमन करें। इस भाषा पे हमें गर्व है। और साक्षात कहा जाता है देवियों के बीच में ये नमन करने का जो अवसर मिलता है, ये सौभाग्य है। अद्भुत शब्द चयन है, आप सभी को नमन है, सभी को नमन है। और इसी तरह से आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। जितने साथी जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे या जिन्हें जोड़ा जाएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब दिल से कोई चीज निकलती है ना, तो दिल तक पहुंच ही जाती है। चाहे वो कविता के मार्फत से हो, कहानी के मार्फत से हो, किसी भी स्थिति में हो, पहुंचेगी जरूर। सिर्फ मंशा जो है वो साफ रखें अपना, क्योंकि कोरोना काल जारी है, इसलिए मास्क पहनना, जी हाँ, मजबूरी नहीं, ये हमारी क्या है, जी हाँ, जरूरी जिम्मेदारी है। तो आइए मिलकर जिम्मेदारी अपना निभाएं और अपना अपना कार्य करें। लघु कथा के मार्फत से हम पुनः आपसे मिलेंगे, जी हाँ, 25 दिसंबर को। जी हाँ, और वो दिन बहुत पावन है, क्योंकि उस दिन भी कुछ घटा था, कुछ हुआ था, सृजन हुआ था और विश्व को एक रोशनी मिली थी, जी हाँ, जिसे हम जीसस के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उनकी कहानी और अपनी कहानी हम लेकर आ रहे हैं, जी हाँ।
हिंदी है जिंदगी लेकर आ रहा है, हिंदी शिक्षण मंच लेकर आ रहा है, समाज्ञा लेकर आ रहा है, हम सभी लेकर आ रहे हैं। आप सभी का इंतजार रहेगा, जुड़ते रहिए। जी हाँ, ये मंच आपका है, सदैव आपका रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस मंच का कार्यभार जो है, जी हाँ, आज जो बेहतरीन तरीके से वो पूरी जो चीज है उसको समेटते हुए लेकर यहाँ तक लाई हैं, अग्नि वर्मा जी तक पहुंचाना चाहूंगा। पुनः जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं मंच पर, उन्हें नमन है और आशीर्वाद आप लोगों से मैं लेता हूँ। बहुत कुछ सीखता हूँ और हम सब सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। शायद इसीलिए हम लोग बार बार मिलते हैं और हर बार मिलते हैं। आदरणीय, अब ये मंच आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सच में सबको नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज की कथा गोष्ठी इतनी अच्छी रही, दर्शकों का विशेष तौर से। और इसके साथ ही अब आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सबको नमन, सबको नमन, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। आप सभी को नमन। सबका अभिवादन। हिंदगी, हिंदी है जिंदगी।